हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बबीता और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबीता में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बायो, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में जो लोग यूके फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और कोशिका जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ल्यूवेनक ने क्या किया था 1674 में, उसने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन वाला। और जेई पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। एम सीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि सीडन और स्वान ने क्या किया था। इन्होंने क्या किया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। और विर्चो ने क्या किया था, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी, जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका उन्होंने देखी थी तो उन्हें वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दी थी। उन्होंने कॉर्क की नली से इसे देखा था। अब हम चलो ये वो तो हुआ कि किसने किसकी खोज की थी। अब सेल है क्या? सेल यानी कि कोशिका क्या है? जो हमारी बॉडी है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और फिर उसी सेल के बाद बनते हैं ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन से बनता है ह्यूमन। सेल जो है वो जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं उन सब में सेल हमारी हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि सेल सब एक ही सेल होती है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होते हैं, उनको हम एक कोशिक जीव कहते हैं। और जैसे कि ह्यूमंस और जो प्लांट्स हैं इनमें बहुत सारी सेल होती हैं। हर सेल का अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे हमारी गाल है, उनकी सेल्स अलग होंगी। हमारे हाथों में जो सेल हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि हर किसी का वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अमीबा, कैलेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगल सेल। ये सिर्फ एक ही सेल होती है इनके अंदर, और ये एक ही सेल से सब कुछ करते हैं। भोजन, खाना, पचाना, जितने भी वर्क होते हैं सारे एक सेल से करते हैं। और बहुकोशिक जीव जैसे कि फंजाई, पादप तथा जंतु। पादप यानी कि प्लांट्स और जंतु यानी कि एनिमल्स। जंतु में ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों ही आते हैं। अब कोशिका आखिर बनी किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकांग से मिलकर बनती हैं, इसलिए लिखा है कोशिकांग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। और कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि हर जो वर्क होता है उसकी अलग अलग सेल होती हैं, और प्लांट्स में अलग अलग तरह की सेल होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं। लेकिन प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। दूसरा है केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये एक झिल्ली यानी कि पतली सी परत होती है, जो कि क्या करती है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, CO2, इन सब का क्या करती है, अंदर बाहर आने देती है सेल में। ये सेल की मतलब ये मान सकते हो कि बाहर की परत होती है। जैसे पूरी सेल है उसके बाहर की परत है, उसमें क्या कर रही है, सेल के अंदर को CO2 या फिर O2 आने जाने देती है। और केंद्रक सबको पता है कोशिका के बीच में होता है, ये पदार्थ जो होता है बीच में होता है कोशिका के, इसको केंद्रक बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य जो कोशिका की मतलब बाहर की लाइनिंग है, और
जो केंद्रक है उसको छोड़ के जितना भी पार्ट होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में हमने 3 गुण देखे, तो कोशिका झिल्ली में वही लिखा है जो मैंने बताया कि पदार्थों के अंदर अथवा, सॉरी ये अथा लिख दिया है, अथवा है, अथवा बाहर आने जाने देती है। और कोशिका झिल्ली का एक और नाम है, उसे बोलते हैं, उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, आने जाने देती है, ऑक्सीजन और CO2 ऐसे पदार्थों को आने जाने देती है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। और जब ये पारगम्य वाला ये थोड़ी आती है तो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं परासरण के, विसरण के, परासरण और विसरण, कि जब कोई झिल्ली से कुछ, झिल्लियों से कोई भी पदार्थ आने जाने जिसको देती है उसको हम बोलते हैं विसरण। और इसी में एग्जाम्पल था अंडे का, कि जब हम अंडे को साधारण पानी में डालते तो क्या होता है, मतलब बाहर का कवर निकाल के अगर हम अंडे को डालें तो वो फूल जाता है, लेकिन अगर हम उसी अंडे को HCl के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि उसमें क्या है, विसरण हो रहा है। और वही सूखी हुई किशमिश अगर हम पानी में डालते तो फूल जाती है, वहीं अगर हम उसमें नमक या चीनी की घोल में उसको डालेंगे तो क्या हो जाएंगी, और सिकुड़ जाती हैं। तो उसी में था है कि अंडे का बाहरी कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हमें पता होना चाहिए कि जो अंडे का बाहरी खोल इतना टाइट होता है बिल्कुल, वो किस चीज़ का बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, परासरण का एक उदाहरण है। अभी हम पीछे वही परासरण वाली बात कर रहे थे, परासरण विसरण की। तो जो पौधे अपनी जड़ों से, मूल यानी कि अपनी जड़ों से जो जल का अवशोषण यानी जल लेते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है, एक परासरण का उदाहरण है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना, ये क्या है, विसरण है। ठीक है। परासरण क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ किसी झिल्ली से होकर जा रही है तो उसको हम परासरण बोल देते हैं। और विसरण वही अंदर जाना बाहर आना, इसको हम विसरण बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, वही प्लाज्मा झिल्ली अब किस चीज़ की बनी होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन कार्बनिक अणु है। और ये जो झिल्ली होती है कैसी होती है, लचीली होती है। अब उसके बाद है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या क्या होते हैं। देखिए जो पादप कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये क्या होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है। ये प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। और ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या होता है, ये एक लेयर होती है सेल के बाहर की, सेल वॉल इसे बोलते हैं, इसलिए इसको सेल वॉल बोलते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक जटिल पदार्थ है। और ये पौधों का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जीव द्रव्य कुंचन क्या है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जब परासरण होता है और उसमें पानी की हानि होती है, देखिए परासरण मैंने बोला था, जब कोई किसी झिल्ली के द्वारा कोई चीज़ अंदर बाहर जा रही है तो उसको हम परासरण बोलते हैं। और वहीं परासरण के द्वारा जब कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ती है, जो कोशिका की झिल्ली होती है वो खुद संकुचित होती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। और केवल जीवित कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल अवशोषित होता है। केंद्रक में क्या होते हैं, अब केंद्रक की बात आ गई। कोशिका में तीन गुण होते हैं, पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या था, केंद्रक था उसमें। अब केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम से हम ऐसे DNA में पहुंच गए। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं, क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। अब केंद्रक की उपस्थिति और बनावट के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। वैसे नहीं बोल रहे कि कोशिकाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, सिर्फ केंद्रक की जो
कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी उपस्थिति के कारण और बनावट के कारण कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जैसे कि जीवाणु, हरे नीले शैवाल आदि। और यूकैरियोटिक क्या होती है, इन जीव कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, जैसे सभी विकसित पादप एवं जंतु कोशिकाएं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला एग्जाम में पूछते हैं, डिफरेंस पूछते हैं इसमें, तो डिफरेंस और पढ़ लीजिएगा। वैसे क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये आकार में ये झिल्ली, ये सेल जो होगी यानी कि ये कोशिका जो होगी आकार में छोटी होगी, और जो यूकैरियोटिक होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसका जो केंद्रक होगा प्रोकैरियोटिक का वो अच्छे से विकसित नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक का क्या होगा, केंद्रक अच्छे से विकसित होगा। तो देखिए इतना डिफरेंस तो मैंने बता दिया और बाकी आप और पढ़ लेना। ये देखिए डायग्राम है, इसमें ये पादप कोशिका है, इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये केंद्रक है, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, ये सब हम पढ़ेंगे, लाइसोसोम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। आप इन सबको पढ़ने के बाद उसके बाद डायग्राम देखना, तब आपको समझ में आएगा। और वैसे ही ये जंतु कोशिका है इस तरह की, ये सिर्फ एक कोशिका है, एक कोशिका में इतना सब कुछ होता है, तो सोचिए इतनी सारी कोशिकाएं होती हैं, सारी एक जैसी होती है, जैसे अलग अलग होती हैं, हर हमारे पार्ट में अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सभी में सिमिलर होती हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम सेल वॉल जो था वो प्लांट में ही होता है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता है, तो वो बता दिया था। और बाकी जो जो एक जैसे गुण हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितनी सारी सेल्स होती हैं और एक ही सेल्स में इतना सब कुछ होता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो न जाने कितनी सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब पादप कोशिका की संरचना, यानी कि जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। पादप कोशिका चारों ओर से निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जैसे कि बताया सेल वॉल क्या है, निर्जीव होती है, उससे घिरी होती है। और कोशिका के सजीव पदार्थ को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में जितना भी सजीव पदार्थ है वो जो कि क्या होता है, केंद्रक को छोड़ के और सेल वॉल के अंदर यानी कोशिका भित्ति के अंदर जितना भी बीच का वो होता है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, सजीव कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग, चाहे कोशिका अंगक बोलो या कोशिकांग बोलो, एक ही बात है, तथा निर्जीव अंतर्वेशन पाए जाते हैं। ये सब क्या है जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे करके अंतर्द्रवी जालिका ER, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडिया लवक, राजधानी, ये सब क्या है, कोशिकांग के उदाहरण है। और कोशिकांग क्या है, कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और कोशिकांग क्या है, ये सारे हैं जो अभी मैंने बोले, अंतर्द्रवी जालिका, लाइक गोल्जी उपकरण, ये सब क्या है, कोशिकांग है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यूके फॉरेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंदर जालिका की खोज किसने की, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की, लाइसोसोम की किसने की। और मैंने साइड में लिखे हैं, पॉटर, गोल्जी उपकरण की कैमिलो गोल्जी ने की है, लाइसोसोम की डी-ड्यूब ने की है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन ने की है, प्लास्टिड और लवक की खोज की है हैकल ने। और ये सभी क्या है, कोशिकांग के उदाहरण हैं। अब है अंतर्द्रवी जालिका, दो प्रकार की होती है। अभी हमने उसमें पढ़ा था ना कि प्लांट और एनिमल सेल में इतने सारे कोशिकांग होते हैं, तो ये वही पहला वाला कोशिकांग है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए, दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका, दूसरा है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इसको इंग्लिश में अंतर्द्रवी जालिका को ER बोलते हैं, और इन दोनों को साइड में लिखी रखा है RER SER, शॉर्ट नेम है इनका। फिर दूसरा था गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या है, ER में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। यानी कि गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है, पैकेजिंग का होता है, वो पैक करता है। और गोल्जी उपकरण के द्वारा
लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अगर कोई ये पूछेगा लाइसोसोम का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पर होता है, लाइसोसोम में होता है। कहाँ बनते हैं वो, लाइसोसोम में। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र। जो भी वेस्ट बचता है, अपशिष्ट होता है, उसको क्या करता है, निपटाने का काम करता है लाइसोसोम। और इसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, और इसे कोशिका की पाचक थैली भी कहते हैं। इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि क्यों बोलते हैं इसे आत्मघाती थैली। माइक्रोकॉन्ड्रिया चौथा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि कोशिका का बिजली घर। क्यों, क्योंकि ये पूरी कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः यह अपना खुद जो प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन वो स्वयं बनाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है कोशिका की ऊर्जा होती है। प्लास्टिड्स या फिर लवक क्या है, इसके बारे में देखिए क्या है। यह केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी इनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, लेकिन जो प्लास्टिड है वो सिर्फ केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होती है, वैसे ही प्लास्टिड भी सिर्फ क्या होता है, पादप में होते हैं, पादप कोशिकाओं में। अब छठा है रसधानियाँ। रसधानियाँ क्या है, ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं, ठीक है। और जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती है। सबको पता है कि पादप यानी कि प्लांट जो होते हैं वैसे बड़े होते हैं बहुत, और जो जंतु होते हैं प्लांट्स के सामने तो छोटे ही हैं। प्लांट्स की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएँ होती हैं, काफ़ी बड़ा होता है पेड़, इसलिए उसमें क्या है, उसकी कोशिकाएं भी जंतु कोशिकाओं में छोटी होगी और पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होंगी। और राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये चैप्टर हो चुका है पूरा। चलो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने पढ़ाया, कमेंट करके मुझे आंसर देना। चलो बताओ कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को अगर पढ़ा है तो आप लोगों को बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको जरूर याद होंगी, कमेंट करके जरूर बताना।